नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आपने मुझे कई तरह के जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू लेके देखा होगा। मैं क्राइम की खबरें भी करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे स्वीट कपल की खबर आपको दिखाने वाला हूं, जिस स्वीट कपल की चर्चा पूरे देवभोग में रहती है। आपको एक चीज बता दूं कि ये दोनों के रिश्ते में इतना ज्यादा प्यार है। इसके साथ साथ एक रायपुर की पहले ये बेटी हुआ करती थी, इनका शादी हो गया देवभोग में। उस दौरान भी कई तरह की कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि कुछ दिन तक पति पत्नी एक दूसरे से नाराज चल रहे थे। आखिरकार पति ने अपनी पत्नी को मना लिया, पत्नी बन गई जनपद पंचायत की अध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूँ जनपद पंचायत की अध्यक्ष नेहा सिंघल मैडम से। समझ गए होंगे आप। तो आज उनके जीवन के जो अनछुए पहलू हैं, पहलुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। तो मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा थोड़ा सा मैडम की तरफ दिखाइए। नमस्ते। और मैडम कैसी हैं आप? ठीक हूँ। सब हालचाल बढ़िया? जी। काम हम कैसा चल रहा आपका, राजनीति का? सब अच्छा है। जनपद कैसा चल रहा है? सब ठीक है। ठीक चल रहा है जी। ये जानना चाहूंगा मैं, रायपुर की आप बेटी है जी। देवभोग की आप बहू है। जी। रायपुर राजधानी है, पता होगा आपको भी, और देवभोग ब्लॉक है। जी। वहां से आप लोग ये कहते हैं, वो एक मतलब जितनी भी लड़कियां होती हैं उनका सपना ये होता है कि भाई मैं रायपुर की रहने वाली हूँ तो मेरा शादी मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो, कर्नाटक में हो, चेन्नई में हो। होता है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? आपकी शादी हुई कहाँ? देवभोग में। जी। जब आपकी शादी हुई थी उस समय देवभोग थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया की गिनती में आता था। उस समय लाइट की भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, कई बार तो लाइट भी गोल हो जाता था। इन परिस्थितियों को आपने कैसे ढाला, इसका जवाब हम नहीं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बताइए। नमस्ते। मैं रायपुर में रहती हूँ और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करी। वहाँ से घर में 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहन में मैं सबसे बड़ी थी। मैं मेरे जीवन की आप लोगों को बातें रख रही हूँ। 5 भाई बहन में मैं बड़ी होने के नाते, हम लोग अग्रवाल फैमिली से हैं, तो घर में बड़े बच्चे की शादी जल्दी करते हैं। मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था डिग्री कल से, फिर मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। मैरिज के लिए बात चली तो मैरिज करना है करके माइंड सेट हो गया था घर में, परिवार में, तो ठीक है मैरिज करेंगे बोले। मैं भी एग्री हुई। रिश्ते कई आए और देवभोग का भी एक रिश्ता आया जिसको घर वालों ने पसंद किया कि ठीक है गाँव है लेकिन। अब दीपक जी का नाम ही बता दीजिए ना, सिर्फ देवभोग का रिश्ता आया क्या? दीपक जी का ही रिश्ता आया सीधा? हाँ बताइए, चलिए कंटिन्यू कीजिए। आया, इनका रिश्ता आया और इनकी फोटो नहीं आई थी, बाकी इनका पूरा बायोडाटा आया था, मुझे सब चीज बताया गया। फोटो देखने में आप उत्सुक थी? तो लड़के का कब फोटो आए, कब फोटो देखूं, लड़का सांवला है, लड़का गोरा है, लड़के का कद काठी कैसा है? मन में कुछ सवाल तो उठता ही होगा ना? हाँ, नॉर्मल है कि आपके मन में क्या, किस तरह की सवाल आपके मन में उठने लगी थी? सभी लड़कियों के मन में ये चीज की उत्सुकता रहती है। नहीं, सभी लड़कियों की मत बताइए, अपने विषय में बताइए। मैं आपके विषय में पूछ रहा हूँ। उत्सुकता। मैंने मेरे पापा से कहा, हम फ्री हैं, कि पापा लड़का देखने में कैसा है? बोले कि लड़का सुंदर, अच्छा है और अपने पैरों पे खड़ा है। तो मैंने कहा ठीक है। आपने ये भी नहीं पूछा लड़का सुशील है कि नहीं है? ये पूछा कि नहीं पूछा? बाकी पेरेंट्स देखेंगे। पेरेंट्स आपने नहीं पूछा कि लड़का सुशील है कि नहीं है? इन चीजों को पूछा जाता है। क्वेश्चन नहीं किया पापा से, क्योंकि वो जानते थे कि लड़की को किस टाइप से लड़का पसंद आएगा और घर परिवार को, बड़े हमारे घर में है। क्वेश्चन मन में था लेकिन पापा को पूछ नहीं पा रही थी, ये बताइए। लेकिन परिवार ऐसा था कि पापा लोग सब चीज को जानते थे और घर में परिवार वाले अगर कोई चीज अपने बच्चों के लिए कर रहे तो अच्छा ही करेंगे। इन सब चीजों को लेके फिर मेरे को देखने आए रायपुर में। इन्होंने मुझे एक ही बार में देखा, मैंने भी देखा। और अच्छा नेहा जी, जब फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो उस दौरान क्या क्या बातें हुई थी आपके और दीपक जी के विषय में? जब आप दोनों फर्स्ट मिले थे कुछ तो ऐसी कुछ बातें हुई होगी, या कोई ऐसा यादगार जो पल है जो आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये मेरे को देखने आए थे जब मुंडी झुका के चुपचाप वहाँ घर में बैठे थे। मेरे को मतलब दीपक जी शर्मिले अंदाज के थे शुरू से? हाँ वैसे थे, लेकिन है नहीं अभी वैसे। अभी नहीं है, आपने बदल दिया। अब आप जो भी कह सकते। मुंडी झुका के बैठे थे, पूरे घर वालों ने बातचीत करे, देखे। मुझे भी दूसरे रूम से दिखाया गया, मैंने भी देखा। तीनों ने भी हाँ करा मुझे देख के और मैंने भी हाँ। आपने दूसरे रूम से देखा, सामने आकर नहीं देखा आपने? आज से हमारी शादी 15 साल हो गई है, 16 साल हो जाएगा जुलाई में। तो आज से 15 साल पहले उतना ओपन नहीं था कि घर के बड़े एकदम सामने बच्चों को ले आए। दूसरे रूम से मुझे दिखाया गया और फिर सामने जब लाए तो इन्होंने भी मुझे पसंद किया और मैंने भी इन्हें पसंद किया और हाँ हुआ और छोटा सा एंगेजमेंट हुआ।
विक्की थोड़ा सा दीपक जी की तरफ कैमरा ले जाइए। दीपक जी भी बार बार ये चाह रहे हैं कि भाई मेरे से भी सवाल पूछिए, भाई मैंने क्या गलती कर दी है कि आप मेरे से सवाल नहीं पूछ रहे। दीपक जी स्वागत है आपका लोकल टीवी पे। नमस्ते। क्या दीपक जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ ऐसी ताजा तरीन यादें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, मन में कुछ बातें उठ रही है, उन बातों को बताना चाहते हैं। दीपक जी पहला सवाल, नेहा जी को जब आपने पहली बार देखा तो क्या सोचा, मन में क्या ख्याल आया? मन में क्या ये ख्याल आया कि नेहा जी से जाकर बात करूं? क्या बातचीत हुई? दीपक जी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इसके मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। मैं इससे पहले, देखने से पहले बात कर चुका था, इसको पता ही नहीं था। मतलब दीपक जी आपने जुगाड़ बना लिया था? जी जी बताइए दीपक जी। मैं इनसे सिर्फ इतना ही बात किया था कि आपका नाम क्या है, और आपके नंबर से मुझे फोन आया था तो मैंने आपको कॉल बैक किया। नेहा जी ने आपको पहले फोन कर दिया था? नहीं, मैंने सिर्फ इनसे बात करने के बात लिए करने की कोशिश किया और ताकि मिस कॉल पे बात हो सकती है करके मैं एक ऐसा प्रयास किया था। जी जी जी। तो उस प्रयास में क्या है कि मैं ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाया था। एकदम 30-32 सेकंड की हम दोनों के बीच में बात हुई होगी, और मुझे याद है कि वो बोले थे कि ये रॉन्ग नंबर है, इस नंबर से ऐसा कोई फ़ोन नहीं गया होगा, और आपको कहीं अगर चला भी गया होगा तो उसके लिए सॉरी, आप इस नंबर पे आइंदा डिस्टर्ब मत कीजिए। मतलब दीपक जी लाइन तो आप सही लगाना चाह रहे थे, लेकिन उसने, नेहा जी ने उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दिया था, ये कह सकते हैं। जी दीपक जी एक चीज ये जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर जब बातचीत हुई, सब चीज क्लियर हो गया, क्या एंगेजमेंट भी उसी दिन हो गया था? जी, एंगेजमेंट उसी समय रात के 11:30 बजे के आसपास एंगेजमेंट हो गया था। और इत्तेफाक से उस दिन जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो मेरी जानकारी में रायपुर में भी लाइट गोल हो गई थी। अरे मतलब नेहा जी को पहले ही ऊपर वाले ने मैसेज दे दिया था कि नेहा जी आप ऐसी जगह पे जा रही हैं जहाँ पे लाइट गोल रहता है, आपको उन चीजों को झेलना पड़ेगा। नेहा जी और दीपक जी दोनों की खुशी बता रही है कि दोनों अपने वैवाहिक रिश्ते से कितना ज्यादा खुश हैं। हमारे लोकल टीवी की तरफ से भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन ऐसा ही चलता रहे। दूसरा सवाल, नेहा जी मैंने ये सुना है कि शादी के कुछ महीनों के बाद आपके और दीपक जी के बीच कुछ अनबन भी हो गया था। अनबन इसीलिए हो गया था कि आप कहती थी नेहा जी दीपक जी को कि चलिए अब यहाँ से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चलिए, हम चलते हैं रायपुर, हम बसाएंगे अपनी अलग सी दुनिया, ये आप कहा करती थी नेहा जी। जैसे कि आपके घर काम करने वाले कुछ नौकरों ने ये बात मुझे बताया है, क्योंकि नेहा जी मैं जिसका भी इंटरव्यू करने जाता हूँ उनके घर के नौकरों से बातचीत कर लेता हूँ ताकि कुछ अंदर की खबरें मेरे तक भी आ जाए। तो नेहा जी मेरी जानकारी सही है नेहा जी? हाँ, शुरू में मेरे को भी लगा था, क्योंकि मैं शादी के लिए मान तो गई थी और शादी हमारी हुई भी, सब चीज़ अच्छा था। लेकिन एक शहर की लड़की जब गांव में आई, और वो भी छोटे से पिछड़े हुए गांव में, तो यहाँ लाइट इतनी गुल होती थी, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, 7-7 दिन तक लाइट चली जाती थी। वोल्टेज तो यहाँ बिल्कुल था ही। मतलब दीपक जी ने आपके लिए जनरेटर और जो और भी जो उपकरण होते हैं उसकी व्यवस्था नहीं की थी? दीपक जी ने इतनी व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो उसमें मेरे को एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं इनके घर परिवार में ये बातों को रखती थी, लेकिन जितनी सुविधा वो मुझे दे सकते थे उतना देते थे, पर एडजस्ट नहीं होने के कारण यहाँ कई सारी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर गाड़ी से जाओ या तो बस से जाओ, देखते ही आप रायपुर जाने में 7 घंटे बस में लग जाता है, गाड़ी में जाओगे 4 घंटे लग जाता है, और गाड़ी उस समय सूट भी नहीं करती थी, तो मुझे वोमिटिंग होती थी, बीपी लो हो जाता था, ये सारी समस्याएं थी। तो मैंने इनको कहा कि हम रायपुर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ रहेंगे और हमारा फ्यूचर भी ठीक रहेगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे किसी ना किसी तरीके से बहलाते थे, फुसलाते थे, और समय समय पर मेरे मैके भेज देते थे कि टाइम इसका स्पेंड हो जाए। और ऐसे चलते ही चलते एक समय ऐसा आया कि 2 साल के बाद प्रेगनेंसी हुई मेरी, और प्रेगनेंसी हुई तो धीरे धीरे माहौल सब चीज़ ठीक होते चले गया, और मैं भी फिर रायपुर की मोह को छोड़ दी। नेहा जी आपने जैसा कहा कि चलिए हम रायपुर चलते हैं, वहाँ हमारा फ्यूचर ठीक रहेगा, तो नेहा जी अभी आपका फ्यूचर ठीक नहीं है? नहीं, अब बहुत अच्छा है। मैंने आपको जैसे कहा 2 साल के बाद जब बेबी होने के लिए आया, तो मैंने भी अपने आप को सेटिस्फाइड किया कि नहीं, जहाँ हम रहते हैं, जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिस माहौल में हैं, हमको उसके साथ होके चलना चाहिए। यदि हम हर चीज़ को निगलेक्ट करेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे या किसी भी चीज़ से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं रहेंगे, तो आगे भी अच्छी नहीं है वो चीज़। तो मैंने कहा कि नहीं, चलो देखते हैं। कैमरामैन जी थोड़ा सा कैमरा दीपक जी की तरफ घुमाइए, सवाल दीपक जी से पूछ लेते हैं। दीपक जी मैंने तो ये भी सुना है
आपके जो एकदम क्लोज हैं आपके घर में काम करने वाले, उन्होंने मुझे नाम ना बताने की शर्त पे बताया। भाई उनका कहना है कि मालिक हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, तो रवि भी आप हमारा नाम मत बताना, लेकिन आपको अंदर की बात बता देते हैं। पूछ लो दीपक जी, जी बिल्कुल, अनुमति है? बिल्कुल दीपक बताइए। जी, जब नेहा जी ने के साथ उस दौरान जब अनबन हो रहा था, तो आपने ये भी कह दिया था कि भाई ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्म भूमि है, मैंने यहाँ जन्म लिया है, यहाँ मैं कर्म करता जाऊंगा और अंतिम में यहीं की मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं कहीं नहीं जाऊंगा, देवभोग मैं ही जिंदगी गुजारूंगा। ये बातें कहाँ तक सही है दीपक जी? थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिए। ये बात 101% नहीं, 1001% सत्य है कि अब किसी ना किसी को तो कड़क होना पड़ता है। घर परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अनेक प्रकार की बातें आती हैं, तो उसके लिए मुझे एकदम कड़क होना था। और मेरा एकदम बिल्कुल साफ साफ था। मेरा जो पूर्वज है, मेरा जो बाबा दादा हैं, वो गिरसुल में आए हुए थे, गिरसुल में थे, और गिरसुल से फिर पढ़ाई के लिए गिरसुल से देवोग आए। तो अब गिरसुल आने से पहले हम लोग हरियाणा से, मेरे जो पूर्वज हैं हरियाणा से गिरसुल आए थे, तो गिरसुल में भी बहुत अच्छी सुविधाएं थी। अब गिरसुल से देवोग आए, अब देवोग से मैं रायपुर जाऊंगा, मेरे बच्चे बोलेंगे दिल्ली जाएंगे, उनके बच्चे बोलेंगे मैं अमेरिका जाऊंगा, तो हम देश बदल हो जाएंगे। दीपक जी, नेहा जी को पाकर खुश है ना जीवन संगिनी के रूप में? मैं बहुत खुश हूँ। क्या दीपक जी, पत्नी का प्रेशर ही ऐसा होता है कि आदमी को ना चाहते हुए तारीफ करना पड़ता है? नहीं तो फिर हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर हो। नहीं दीपक जी, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है दीपक जी। दीपक जी, आप तो आप पत्रकार से ही इंटरव्यू करना शुरू कर दिए। चलिए दीपक जी, नेहा जी, थोड़ा सा आपके जो मम्मी पापा का, जो आपके मम्मी पापा के साथ जो बिताए हुए पल हैं, उन बातों को थोड़ा सा मैं मेरे दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा। क्योंकि नेहा जी, हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे थे। रायपुर की गलियों से लेकर, हमारा जो थंबनेल बनेगा वो ये रहेगा, रायपुर की गलियों से लेकर जनपद पंचायत तक का सफर। नेहा जी, जब मम्मी पापा के साथ आप रहा करती थी, नेहा जी, हमने एक बात और सुना है आपके विषय में कि आपके पापा चाट बेचते थे, शास्त्री मार्केट में चाट बेचते थे, आपके पापा घर में गुपचुप बनाते थे। नेहा जी, उस संघर्ष का दौर, वो कितना संघर्ष का दौर था नेहा जी? इन बातों को भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, पहले मैं तो मेरे दादा को नहीं देखी, लेकिन मैं मेरी दादी को देखी थी। उनकी भी कैंसर से डेथ हुई। उस समय हम लोग उनका इलाज भी नहीं करा पाए थे क्योंकि इतनी गरीबी थी। साथ में घर में ऐसा था कि पापा चाट का ठेला तक लगाए हैं, घर में गुपचुप तक बनाए हैं, और कभी कभी ऐसा होता था कि हम कहीं जाना चाहे तो हम जा भी नहीं। तो नेहा जी, पापा का हाथ बटाते थे क्या आप लोग चाट और गुपचुप बनाने के दौरान? बिल्कुल, हम लोग 5 भाई बहन होते थे। छोटे भाई बहन तो बहुत छोटे थे, और हम लोग बिल्कुल घर में सब काम में पापा मम्मी का हाथ बटाते थे। घर का काम हो चाहे उनका जो व्यापार का काम था, उसमें हाथ बटाते थे। और वो दौर को आज मैं जब याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। इसलिए मैं उस विषय में आपको ज्यादा कुछ समझ। नेहा जी, मैं आपके पास्ट को कुरेदना नहीं चाहता नेहा जी, मैं समझ रहा हूँ नेहा जी, आप भावुक भी हो चुकी हैं, और समझ रहा हूँ नेहा जी, जो पल होता है उस पल को आपने कितने संघर्षों के साथ बिताया है। नेहा जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा नेहा जी, प्लीज़ आप रोइए मत नेहा जी, क्योंकि हम आपका एक इंटरव्यू कर रहे हैं। तो नेहा जी, आप प्लीज़ रोना बंद कर दिए नेहा जी, क्योंकि समझ सकता हूँ जिन परिस्थितियों को आपने जिया है नेहा जी, जो संघर्ष को आपने जिया है, तो निश्चित तौर पर नेहा जी, यदि वो सवाल यदि कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं तो एक जो आंखों के सामने तस्वीर बन जाती है, पुरानी तस्वीर बन जाती है, और कहीं ना नेहा जी भावुक कर देती है। तो नेहा जी, बिल्कुल हमने ये सोचा था कि दर्शक आपके पुराने दिनों को भी जाने, इसलिए हमने सवाल पूछा था। हमारा ऐसा कोई हमारे मन में कोई ऐसी बातें नहीं थी कि हम आपके पुराने पास्ट को पूरे दें, आपको दुखी करें, हमारे मन में कोई इस तरह की ऐसी कोई बातें नहीं थी। नेहा जी, भावुक करने वाला एक सवाल आपसे और पूछूंगा। नेहा जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि नेहा जी, आपके एक रिश्तेदार की भी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। नेहा जी, उस दौरान आर्थिक रूप से आप लोग काफ़ी कमज़ोर थी, और आप लोग नेहा जी इधर उधर चारों तरफ आप लोग भटक रहे थे नेहा जी, और आप लोग चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमको कहाँ से मदद मिल जाए, या आप लोग चाह रहे थे नेहा जी, मदद चाह रहे थे। तो नेहा जी, उन बातों को भी मैं जानना चाहूँगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और उस समय जो सिचुएशन था, जो परिस्थिति थी, जो हमने देखा, वो भगवान किसी को भी ना दिखाए। पर समय बदलते देर नहीं होता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। धीरे धीरे परिस्थिति ठीक हुई, और हम लोग जैसे थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में थोड़ा सुधार आने लगा। उस समय मेरे बड़े पापा के भी लड़के, बड़े भाई सौरभ अग्रवाल जिनका नाम था,
अभी वो स्वर्गीय हैं, उनके एक्सीडेंट में मौत हुई। एक्सीडेंट हुआ, उनको कोई भी हॉस्पिटल में ले नहीं गए थे, तो हमारे जो यंग कॉलेज के बच्चे थे वो वहाँ से गुजरे और उन्होंने ऑटो में डाल के मेरे भाई को ले गया हॉस्पिटल। 2-3 हॉस्पिटल नहीं बोलने के बाद उन्होंने उनको रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पर उन्होंने उनको एडमिट करवाया, डॉक्टर भी लेने से मना कर रहे थे, परिवार वाले कोई नहीं थे करके। फिर वो लड़के इतनी हिम्मत दिखाए कि हम हैं, आप इलाज करिए, हम उनके परिवार को ढूंढ रहे हैं। तो वहाँ एडमिशन हुआ और उनको जो ट्रीटमेंट चालू हुआ, 1.25 महीना वो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट था। इस बीच वेंटिलेटर में था, पर डे 30,000-35,000 वहाँ का चार्ज हो रहा था, और मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा नहीं होता कि वो पर डे इतना इलाज के लिए दे। जैसे जैसे पूरे घर के जो भी थोड़े बहुत शादी वादी के चढ़ाए हुए जेवर थे, पैसे थे, व्यापार के थे, इधर उधर से उधारी मांग के जैसे भी करके जितना दिन कर सकते थे करे। बाद में घर तक बेचने की नौबत आ गई थी। इस समय मैं भी जहाँ भी हेल्प के लिए जितने NGO होते हैं, यहाँ तक मैंने वेल्लूर में भी संस्था में भी फ़ोन लगाया, तिरुपति में भी जो संस्था है वहाँ फ़ोन लगाया, सरकारी ऑफिसों में जो मुख्यमंत्री जी। उस समय आपकी शादी नहीं हुई थी? उस समय नहीं, उस समय नहीं, मेरी शादी हो गई थी। उस समय मेरी शादी हो गई थी और मैंने ये सब प्रयास किया। मैं बुक्स पढ़ते रहती हूँ और जो जानकारी मुझे मिलती है तो उसमें मैंने यहाँ देवभोग से भी और रायपुर से भी बहुत प्रयास किया, लेकिन कहीं से भी कोई भी सहयोग नहीं मिला। जब नहीं मिला और लास्ट डे फिर मेरे भाई की जब डेथ हो गई और बॉडी नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल से, तो एक सज्जन व्यक्ति जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उनके एक कॉल करने के बाद जो पेंडिंग पैसा था लगभग 7.25 लाख रुपए, वो उन्होंने माफ़ कराया और उसके बाद मेरे भाई की बॉडी मिली। तो मैं इतनी टूट गई थी कि इतनी सारी योजनाएं हैं, सामान्य वर्ग के लिए भी कोई योजना नहीं है, किसी ज़रूरतमंद के लिए योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। और उसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे तो वही पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ आदमी, उसका नाम मैं ऊपर नहीं करूँगी, उन्होंने फ़ोन करके मदद की और हमारे लिए काम किए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन नहीं था कि मैं किस प्रकार से मदद करूं, कैसे मदद करूं। वहाँ तक तो विचार मेरा ठीक था। बाद में उनका तिया का दिन था, फूल उठा। यहाँ से मेरे जो अनिल चाचा ससुर हैं, वो मेरी चाची सास का फॉर्म भरने वाले थे, चुनाव में जनपद का था, और उन्होंने फॉर्म भरना जैसे। नेहा जी, उस सवालों को मैं पूछूंगा नेहा जी। तो मतलब कहानी ये थी नेहा जी कि कहीं ना कहीं जिस समय आपके भाई को हेल्प मिलना था तो हेल्प नहीं मिल पाया था, जिसके चलते आपने विचार कर लिया कि मैं राजनीति में आऊँगी, ऐसा मन बनाया था। हाँ। नेहा जी, आप एक दबंग नेत्री हैं, आप मुखर आवाज़ है आपका। तो नेहा जी, हमारे दर्शक ना हमेशा हमारे चैनल पर आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए नेहा जी। ये जो भावुक वाला जो प्रश्न था नेहा जी, अब हम नेहा जी बिल्कुल आपके आने वाले दिनों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। थोड़ा मुस्कुराइए नेहा जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे दर्शक देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं। नेहा जी, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब यहाँ पे आने के बाद करीब करीब कितने सालों के बाद नेहा जी आपने पहली बार जनपद पंचायत के अध्यक्ष का कमान संभाला था? नेहा जी, आपको जनपद पंचायत अध्यक्ष से पहले चूंकि जनपद सदस्य का चुनाव होता है, नेहा जी आपको किसने प्रेरित किया था? और आखिर नेहा जी, आप क्या मानती हैं कि किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा कि आज आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं? इन सवालों का जवाब नेहा जी अब आपसे लेंगे हम। बताइए नेहा जी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा, सब चीज़ों को मैंने भाई की डेथ के साथ आपको बताया, अपने परिवार के संबंध में। तो वहाँ से जब तिया का दिन था, इनके चाचा ससुर का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के पास कि मेरी चाची सास का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि किसी कारणवश मतदाता सूची से नाम कट गया था और लास्ट डे था। तो उन्होंने इनको फ़ोन किया, ये रायपुर में ही थे मेरे साथ, कि ऐसी ऐसी बात है दीपक। तो ये फिर मेरे को लेकर के आए और बोले कि नेहा, तेरे को जनपद का चुनाव लड़ना है और फॉर्म भरना है। और मेरे मन में भी ये चीज़ आ गई थी भाई की मौत से कि मेरे को कुछ करना है लोगों के लिए, मैं जितनी मदद कर सकती हूँ मैं अपने स्तर पर करूँगी। तो आए हम और फॉर्म को भरे राजनीति का, और पहली बार था, मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था। बोले तो हमने फॉर्म भरा और चुनाव लड़े और उतरे। प्रॉपर देवभोग और ग्राम पंचायत डोहेल से मेरे 2 पंचायत आते थे उस समय जनपद सदस्य का, जब मैं फॉर्म भरी थी। यहाँ से मैंने पहली बार चुनाव लड़ा।
नेहा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं, एक वरिष्ठ पत्रकार है देवोग के टेकलाल प्रधान जी ने पिछले दिनों एक खबर चलाया था। खबर में नेहा जी, जो क्षेत्र की जो जनता है, उन्होंने अलग अलग तरह के लोगों से बातचीत किया था। तो सभी ने कहा था कि जो हमारे सुख दुख की जो साथी है, जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंगल मैडम, उनको इस बार लोकसभा भेजना चाहिए। और इस बार कहीं ना कहीं मांग ये भी उठने लगी है कि इस बार देवोग की बेटी को मौका देना चाहिए। संगठन यदि मौका देता है, सवाल सुनिए ध्यान से, संगठन यदि मौका देता है तो नेहा सिंगल जी जीत का छक्का कैसे लगाएंगी? दूसरा, नेहा सिंगल जी को यदि संगठन चुनावी मैदान पर उतारता है तो जीत की रणनीति कैसा तैयार होगा? ये दोनों सवाल मेरा एक ही है, लेकिन मैं इसमें दोनों सवालों को मैंने मिला दिया और दोनों सवालों का जवाब चाहूंगा आपसे। खबर चली है, लोगों ने बात रखा है पत्रकार भाई के पास। यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो बिल्कुल मैं प्रयास करूंगी और पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है, नहीं देना है। यदि मुझ पर भरोसा करके पार्टी टिकट देती है, मैं पार्टी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए, जिससे जो भी काम मेरे से बनेगा, जो भी मेहनत मैं कर सकूंगी, बिल्कुल करूंगी और मैं निराश नहीं करूंगी। नेहा जी, एक चीज़ बताइए, आप दीपक जी के ऊपर आपका प्रेशर ज़्यादा है क्या? क्योंकि इंटरव्यू में आपके सामने जब बैठे हैं तो मन में एक डर जा रहता है। वो देखिए ना कि मुस्कुराहट, अभी मैं जब कैमरा उनकी तरफ, जब मैं मेरे कैमरा मैंने घुमाया तब उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। दीपक जी, ऐसा कोई प्रेशर वगैरह है क्या नेहा जी का कि मैं कहीं भी इंटरव्यू दूंगा, आपको चुपचाप बैठना है, आपको शांत बैठना है, आपको मुस्कुराना भी नहीं है? कैमरामैन जी, थोड़ा सा आप कैमरा सामने ले जाइए और इनके जवाब लीजिए। दीपक जी, ऐसा कोई प्रेशर है क्या नेहा जी का? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं है। क्या है, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं और वो पूरे सवालों का जवाब दे रही हैं, मैं उस सब सवालों का जवाब को सुन रहा हूँ। अब आप जब मुझसे पूछेंगे तभी मैं आपके एक कैमरे के सामने बोल पाऊंगा। चलिए मैं पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ। दीपक जी, नेहा जी आज एक सफल नेत्री हैं, दो बार इनका दूसरा कार्यकाल है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष है, उन्होंने अच्छा दिल्ली तक नाम कमा लिया आपकी पार्टी में। नेहा जी की सफलता के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि ये कहा जाता है दीपक जी हमेशा कि जब एक नारी सफल होती है तो कहा जाता है कि उनके सफलता के पीछे उनके पति का हाथ होता है। तो क्या आपका हाथ है दीपक जी? कैमरामैन जी लीजिए, जवाब लीजिए इनसे। ये तो बात सही है, आदमी के सफल होने के पीछे उसकी औरत का हाथ होता है और औरत के सफल होने के पीछे उसके आदमी का हाथ होता है। जब तक के तालमेल नहीं होगा तो कोई भी आदमी सफल नहीं बन सकता। लेकिन उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा बात तो ये है, उस सच को सच खुले मंच में बोल देती है। राजनीति करते हुए भी किसी को झूठा वादा नहीं देती है। उस मुखरता के साथ जो सच बोल देती है खुले मंच में, माइक में, तो आगे चल के उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो उस काबिल बनी है, ज़रूर मैं उसको राजनीति में चुनाव लड़के मेरे व्यापारी संबंधों को लेके आया, लोगों से मैं अपने कांटेक्ट को लेके, मेरे परिवार के कांटेक्ट को सामने लेके उसको जनपद सदस्य बना दिया, जनपद अध्यक्ष बना दिया। लेकिन दूसरी बार जनपद अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ वो अपने काबिलियत से बनी है। इसमें मुझे उसकी तारीफ करने के लिए कोई भी हिचकिचाहट नहीं आएगी। बिल्कुल दीपक जी, हम भी नेहा जी का तारीफ करना चाहेंगे क्योंकि हम भी नेहा जी की खबरों को रिपोर्टिंग करते रहते हैं। नेहा जी का हमने मुखर आवत देखा है। भाई नेहा जी यदि कोई व्यक्ति समस्या पे है तो तत्काल उस समस्या का निराकरण करने के लिए नेहा जी पहुंच जाती है। मैंने नेहा जी का कई बार रिपोर्टिंग किया है। दीपक जी, आपके घर के जो काम करने वाले हैं उन्होंने तो मुझे एक चीज़ और बताया है कि नेहा जी जैसे राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहती है तो कई बार जो घर का खाना पीना है आपको बनाना पड़ता है। कैमरामैन जी दीजिए जवाब। खाना पीना बनाने की तो नौबत नहीं आती है, लेकिन कुछ घर का काम हम करते हैं। घर का काम करना पड़ता है, बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है, बच्चों का सारा ख्याल मेरे को ही रखना पड़ता है। नेहा जी फोन पे बता देती हैं क्या घर का क्या क्या काम करना है करके? वो तो हर किसी को व्हाट्सएप कर दिया जाता है कि हर किसी को पता रहता है घर का क्या काम है। लेकिन मैं इनकी एकदम अनहोनी काम एक है, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे 2017-18 में एक काम हुआ था, जो लोग उसके लिए बहुत प्रकार के विघ्न हैं। क्या है, मैं व्यापारी हूँ और मैं यहाँ के लोगों के नब्ज को एकदम बहुत अच्छे से जानता हूँ। यहाँ के लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ कृषि प्रधान लोग हैं। बिल्कुल। और दीपक जी, मुझे पता है आप कौन सी काम के विषय में बताना चाहते हैं। मैं ही मेरे दर्शकों को बता दूं कि नेहा सिंगल मैडम लोगों की समस्याओं के लिए इतना ज़्यादा गंभीर रहती हैं
कि उनका जहाँ पे ईंट बनाने वाला फैक्ट्री पे उनका ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, उनका सेल्फ ट्रांसफार्मर था। दर्शकों को बता दूं, आप लोग फोकस करने वाली बातें हैं। और दीपक जी कौन सा गांव था वो दीपक जी? वो मोखागुड़ा में दिया गया था। मोखागुड़ा का गांव था। वहां की जो एक बस्ती थी, लगभग कितने दिन से दीपक जी? लगभग 12 दिन से अंधेरे में थे। 12 दिन से अंधेरे में थे। नेहा सिंघल मैडम को जब इन बातों का पता चला तो मैडम ने पहले तो बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी किया। इसमें यह पता चला, विभाग के अधिकारियों ने मैडम से ये कहा कि ट्रांसफार्मर आने में समय लगेगा। मैडम ने देखिए, समस्याओं को लेकर जो जनप्रतिनिधि कितना गंभीर होता है उसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है, हमारे दर्शकों को हम इसलिए बता रहे हैं। मैडम ने तत्काल बिना देरी किए पति से परमिशन भी नहीं लिया। जन समस्या को लेकर मैडम हमेशा इतनी ज्यादा गंभीर रहती है कि उनके पति बाद में है, पहले जनता की समस्या पहले है। दीपक जी से उन्होंने चर्चा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि दीपक जी यदि रात को नाराजगी व्यक्त करेंगे तो मैं मना लूंगी, और तत्काल वहां के ट्रांसफार्मर को निकलवा दिया और ले जाकर उसे मोखागुड़ा में लगवा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जल समस्या का निराकरण करने के कितना जबरदस्त उदाहरण है। दीपक जी मैंने सही कहा ना दीपक जी? जी आप सही कहे, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। लेकिन मैं जैसे यहाँ की कृषि प्रधान की बात कर रहा हूँ, तो उस समय 2017 के आसपास मैडम करीब करीब 22 दिन घर से बाहर रही, और उस 22 दिन में देवभोग और रायपुर के उनके शायद 9 चक्कर लगे थे, मुझे जैसा ध्यान में है। और अमार डाइवर्सन और भेजीपर्दा डाइवर्सन, ये दोनों डाइवर्सन एकदम देवभोग ब्लॉक के लिए, लोगों के लिए, यहाँ तक कि उरमाल के इधर, उरमाल गोहरापदर के इधर के किसानों के लिए कायाकल्प प्रोजेक्ट था। 300 कुछ करोड़ रुपए, 300 कुछ करोड़ रुपए उस समय तत्कालिक जल संसाधन मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी के सहयोग से उसको स्वीकृत करा के लाके दिए थे। और देवभोग ब्लॉक के लोगों को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उसका काम कुछ अभी भी अधूरा रह गया है। ये काम उनके इस 10 साल में बहुत बड़ा काम है। और एक काम बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे अशोक सोनी लाटापारा में एक आदमी है जिसकी दीपक जी ने रिपोर्टिंग भी की उनकी लाइट हादसा में किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो गया था। पूरी बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मुझे संज्ञान है मैं बता रहा हूँ आपको कि वो मतलब इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए शासन को लिख चुका था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी, वो मतलब जीने के काबिल ही नहीं थे। और आज जब उनकी बात यहाँ तक की पहुँची, पत्रकारों के माध्यम से ही हमारे पास आई, हमको उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब उनकी इच्छा मृत्यु मांगा तो पत्रकार भाइयों के द्वारा हमको पता चला कि ऐसी ऐसी बात है करके। तो उस समय खुद 15 दिन बालाजी नर्सिंग होम हॉस्पिटल पे रहते हुए, और एक वहाँ के CM एक डॉक्टर था, छोटे पद में था, कोई अजय करके लड़का था, मुझे पता है, उस लड़के को साथ में रह के अपने 2 जनपद सदस्यों के साथ माननीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के सहयोग से उसको आज इस काबिल बना दिए कि आज उसकी शादी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए निश्चित तौर पर नेहा जी का तारीफ करेंगे। दीपक जी एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा मैं। दीपक जी कहीं ना कहीं नेहा मैडम यदि आज जनपद पंचायत की दूसरी बार अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा श्रेय आपके जो काका हैं अनिल अग्रवाल जी को भी जाता है। दीपक जी आपके काका के विषय में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा श्रेय नहीं, पूरा का पूरा श्रेय उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जब पहली बार चुनाव लड़े तो हमारा कोई किसी भी प्रकार का मंशा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। बड़े घर में बड़े लोग हैं, उनको पहले मौका दिया जाएगा। तो उससे पहले भी वो एक बार जनपद सदस्य थे 2005 में, उस समय महिला बाल विकास के सभापति भी थे। तो उनका प्राथमिकता पहले था, उनके पास अनुभव था, तो उनकी प्राथमिकता थी। तो उस समय देवभोग में महिला सीट थी, तो वो अपनी चाची श्रीमती रजनी अग्रवाल का नामांकन के लिए घर में बातचीत था, तो बिल्कुल हमने एग्री कर दिया था कि आप उनका फॉर्म दीजिए, घर वाले पूरे सब साथ में हैं करके। लेकिन जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र लेने गए और वहाँ पे मतदाता का नाम मतदाता सूची में देख के, प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में देखने के बाद वहाँ क्रमांक लिख के दिया जाता है, तो वहाँ देखने पे पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है। इत्तेफाक से मेरी पत्नी को राजनीति में वहाँ से एंट्री करना था, इसीलिए शायद भगवान ने उनका नाम को काट दिया था। लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि उनकी नाम कटे। तो तब उन्होंने जो फील्डिंग लगा रखी थी, उनका जो जनसंपर्क था, तो उनके द्वारा तत्काल पे मुझे फ़ोन किया गया कि घर में बहू को मौका दिया जाए। घर की सबसे छोटी बहू है, यंग है, अभी से अगर राजनीति में आ जाएंगे तो आगे और भी बड़े पदों में जा सकते हैं। वो दिन मुझे बिल्कुल याद है।
मैं उस दिन को नहीं भूलूंगा। 3 जनवरी 2015 का दिन था और उनके द्वारा बोला गया, और उसके बाद मेरे 1.5 साला जी का एक्सपायर हो गया था। उस दिन 3 नहानी भी था। तो अब उसी दिन इतनी बड़ी घटना थी, मैं इनको कैसा बोलूं, कैसा समझाऊं करके। अब लेकिन आधी घंटा भी नहीं लगा मुझे इनको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा घटना हो गया था। लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आने का एक भाव था, तो उस भाव के नाम से तत्काल पे आए थे और आखिरी दिन में हमारे द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया था और उसके बाद से राजनीति में हमारा प्रवेश हुआ था। तो आप देख रहे थे जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है नेहा सिंघल मैडम का इंटरव्यू, हमने हंसते गुदगुदाते कितने अच्छे तरीके से आज इंटरव्यू किया। उनके जो पति थे दीपक सिंघल जी से भी हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कितने अच्छे तरीके से जवाब दिया। ऐसे में नेहा सिंघल मैडम का इंटरव्यू देखने के लिए आप बिल्कुल हमारे लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देवभोग एक पिछड़ा क्षेत्र होता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो देवभोग के विकास में जो नेहा सिंघल मैडम है उनकी भी अहम भूमिका है। उन्होंने करीब उनका 9वां साल का जो कार्यकाल है, 9वां साल का उनका कार्यकाल चल रहा है जनपद पंचायत अध्यक्ष की। मैडम दूसरी बार यहाँ से जनपद पंचायत की अध्यक्ष बन चुकी हैं। इस बार कहीं ना कहीं मैडम ने अपनी दावेदारी पेश की है सांसद के लिए, उन्होंने दावेदारी पेश की है और निश्चित तौर पर यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी को सांसद के रूप में, महासमुंद लोकसभा के सांसद के रूप में एक तेज तर्रार नेत्री मिल जाएगा। ऐसे में हम लोकल टीवी भी हम भी बिल्कुल मैडम को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आने वाले दिनों में यदि पार्टी आपको मौका देती है तो बिल्कुल आप जीत कर लोकसभा तक जाएं और क्षेत्र की जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं, देवभोग में अभी कई तरह की मूलभूत समस्याएं बनी हुई है, उस मूलभूत समस्याओं को आप दूर करें। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।